हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आई एम मेघा कुशवाहा, योर बायोलॉजी फैकल्टी, और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में एफएलटी के सॉल्यूशंस। और हम यहाँ पर जूलॉजी के सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सिलेबस में कंप्लीट सिलेबस पूछा गया है एफएलटी में। अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 151। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है हमसे? Which one of the following options gives the correct matching of a disease with the causative organism? निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में एक रोग, उसके उत्पन्नकारी जीव का नाम एवं संक्रमण विधि यानी कि मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो सही तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, ठीक है। बाइट ऑफ मेल एनोफिलिस मस्कीटो, नो, विद द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, तो ये गलत हो गया। ठीक है, टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी विथ इंस्पायर्ड एयर, नहीं। टाइफॉइड किससे होता है? बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किसकी वजह से होता है ये? बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये सही है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिल्कुल सही है। न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जहां पर इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाती हैं, और जब हम उस इन्फेक्टेड एयर को इनहेल करते हैं तब वो बैक्टीरिया या एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। क्लियर है? तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं एक बार। एलिफेंटियासिस वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बिल्कुल सही है बच्चों। विथ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नहीं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ये किसकी वजह से फैलता है? दिस ट्रांसमिट्स बिकॉज ऑफ फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स के काटने की वजह से ये वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें सी। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर, जिसमें हमें देखना है मैच दी कॉलम। अब पॉजिटिव एजेंट यहाँ दिया हुआ है, डिसीज का नाम दिया हुआ है, और डिसीज के यहाँ पर हमको मोड्स दिए हुए, किस तरीके से फैलती होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इसमें। देखें हम, अमीबायासिस ये इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है जिसमें हमें सिर्फ स्टरलाइज्ड फूड को यूज करना है। डिफ्थीरिया जिसमें होता है डीपीटी का वैक्सीन, डिफ्थीरिया के प्रिवेंशन के लिए डीपीटी का वैक्सीन लगवाया जाता है। कॉलेरा, कॉलेरा जहां पर चावल के पानी के समान, राइस वाटर के समान जो है वो वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं, उस डिसीज को कॉलेरा बोला जाता है। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां यूज किया जाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, अब सिफिलिस जो है ये एक टाइप की डिसीज है, एसटीडी है ये, जिसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? ए का सेकंड है, बी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया A2, B थर्ड, C हो जाएगा फोर्थ, और D हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 152 का C। क्लियर है? यस। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। How many of the below are incorrect about the given diagram? इस डायग्राम के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो है वो गलत हैं। गिव्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है एंटीबॉडी का। शेप हमें कैसे दिख रहा है एंटीबॉडी का? वाई शेप्ड जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, एंटीबॉडी के प्रेजेंट होने की वजह से इम्यूनिटी कौन सी मिलेगी हमको? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, कौन से सेल्स इसका फॉर्मेशन करते हैं? बी सेल्स इन द हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। क्लियर है? तो क्या ये एंटीबॉडी से हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है? कोशिका मध्य प्रतिरक्षा प्रदान करती है? बिल्कुल गलत, इससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, T cells themselves do not secrete but help B cells to produce them. T कोशिकाएं इन्हें स्वयं नहीं बना सकती है, किंतु इन्हें बनाने के लिए B कोशिकाओं की सहायता करती है। ये स्टेटमेंट बच्चों सही दिख रहा है हमको, है ना? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। H2L2 मॉलिक्यूल है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये हो गया इसका हैवी चेन जो 2 है तो H2, ये हो गई इसकी लाइट चेन जो 2 है तो L2। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही, प्रोटीन का एक अणु है।
ठीक है। तो अब इसमें कितने स्टेटमेंट गलत हुए? सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्लियर है? तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो गया हमारा ए। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 154। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू राणा टिग्रीना। अब हमें यहाँ पर राणा टिग्रीना यानी कि मेंढक के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ना है और सही और गलत उक्त विकल्प जो है वो हमें चुनना है। ठीक। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर देन दी फोर लिम्स, ये तो हम इतने बार सवाल पूछ चुके हैं, ये तो याद हो जाना चाहिए। अब हाइंड लिम्स लार्जर होते हैं और मस्कुलर होते हैं फोर लिम्स से। पश्चपाद अग्रपाद की तुलना में बड़े और पेशी युक्त होते हैं, बिल्कुल सही। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग की शॉर्ट होती है, आहार नाल छोटी होती है, बिल्कुल सही। ठीक है। दे रेस्पायर ऑन लैंड थ्रू द स्किन ओनली, यह स्थल पर केवल त्वचा से श्वसन करते हैं? नहीं, सिर्फ त्वचा से नहीं करते हैं, स्थल पर ये लंग से भी श्वसन करते हैं, स्थल पर इनमें बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो है वो भी होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। तो पहले वाले दो ट्रू हो गए, तीसरा वाला फॉल्स हो गया। दे कंटेन टू चेम्बर्ड हार्ट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है एम्फीबियंस में कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो फर्स्ट सेकंड ट्रू है, थर्ड फोर्थ फॉल्स है। दिखाइए यहाँ आंसर, आंसर हो गया हमारा डी। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 155। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग 10 to 12 इन नंबर, क्या होते हैं 10 to 12 इन नंबर में? वासा इफ्रेंशिया। देखें वासा इफ्रेंशिया कहाँ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी वाले में फर्स्ट है वासा इफ्रेंशिया, डी वाले में फर्स्ट है वासा इफ्रेंशिया। या तो ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है। तो दो एलिमिनेट कर दिए हमने यहाँ पर। ठीक है। दैट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस, और एंटर किस में होती है? ये भी हमें याद है, एंटर किस में होती है? किडनी में। किडनी में एंटर हो रही है, तो ये यहाँ पर हमको किडनी दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी भी हम स्टिक हैं कि हमारा ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है। और ओपन कहां पर हो जाती है? ओपन होती है ये बिडर्स कैनाल में। किसमें ओपन हो जाती है? बिडर्स नलिका में। तो बिडर्स नलिका कहाँ दिया हुआ है? ये रहा बिडर्स नलिका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सी। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 156 पर। Which of the following cell junction is found in epithelial tissue and help to stop the substances from leaking across the tissue? निम्न में से कौन सी कोशिका संधि उपकला ऊतक में पाई जाती है और पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है? अब पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है मतलब सेल्स को आपस में दृढ़ता से जोड़ती है, टाइटली जोड़ती है। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कौन सा जंक्शन आ जाएगा? टाइट जंक्शन होगा, जो सेल्स को आपस में दृढ़ता से जोड़ता है, टाइटली जंक्शन करता है, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस जो है वो सेल में से लीक नहीं हो पाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आ गया हमारा ऑप्शन यहाँ पर 156 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज टाइट जंक्शन। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 157। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? देखो पहले तो अपन कर लें। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसके पास में क्या प्रेजेंट होगा? किडनी प्रेजेंट होगी। फिर उसके पास में यूरेटर होगा, जिसको अपन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके पास में ब्लैडर, और ब्लैडर जो है वो किस में ओपन हो जाएगा? क्लोएका में ओपन हो जाएगा। तो ऐसे 4 चीजें उसके पास में प्रेजेंट है। मैच करें अब अपन। मेंढक के उत्सर्जी तंत्र में क्या पाया जाता है? ठीक है, अपन ने बोल दिया पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और क्लोएका है। होल्ड पर रखते हैं इसको। ठीक है। सिंगल किडनी यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल किडनी तो होती नहीं, तो ये गलत हो गया, एकल वृक्क नहीं होता। किडनी एंड क्लोएका ओनली, सिर्फ किडनी और क्लोएका तो नहीं होता है ना, ब्लैडर भी होता है उसके पास में, तो ये वाला भी गलत हो गया हमारा। यूरिथ्रा एंड क्लोएका ओनली, तो ये वाला जो है ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए। क्लियर है? तो 157 का क्या हो जाएगा? ए। तो बच्चों हमें सही ऑप्शन को सर्च नहीं करना है, आप लोग हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजी रखिए। ऑप्शन को हटा दो, सही आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन सर्च करने जाओगे तो आप 2 ऑप्शंस में फंस कर रह जाओगे, तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डोंट सर्च फॉर द करेक्ट ऑप्शन, प्लीज गो फॉर द एलिमिनेशन ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 158 पर।
द गिवन फिगर शोज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मार्क्ड एज कोऑर्डिनेट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। अब हमें यहाँ पर करेक्ट लेबलिंग जो है वो बताना है। करेक्ट लेबलिंग हमें बताना, ये तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ए वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ए वाला स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, ए बता देगा हमको नर्व कॉर्ड, ठीक है। फिर बी वाला जो है ये क्या बता देगा, नोटोकॉर्ड बता देगा। और सी वाला जो है ये क्या बता रहा है, पोस्ट एनल टेल बता रहा है। और डी क्या बता रहा है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ठीक है, ए नर्व कॉर्ड हो गया, बी नोटोकॉर्ड हो गया, सी पोस्ट एनल टेल हो गया और डी गिल स्लिट्स हो गया। ऑप्शन आ गया हमारा इसमें बी, तंत्रिका रज्जु, नोटोकॉर्ड, पश्चगुदीय भाग और क्लोम दरारें। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 158 का बी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ में। फिश हैज डैश एंड डैश सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिश किस में आता है बच्चों, वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विथ सिंगल सर्कुलेशन। तो क्लोज्ड और सिंगल किसमें दिया हुआ है हमें, क्लोज्ड और सिंगल दिया हुआ है हमें ऑप्शन सी में। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160, मैच द कॉलम में हमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 इन तीनों को मैच करना है, ठीक है। इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और बोल रहा है रेप्टिलिया, गलत है क्योंकि इक्थियोफिस रेप्टिलिया थोड़ी है, इक्थियोफिस तो एम्फीबिया है ना। लिम्यूलस बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। पाइसीज है, नहीं पाइसीज थोड़ी ना है, ये तो आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। एडेम्शिया रेडियली सिमेट्रिकल है। पॉरीफेरा नहीं, एडेम्शिया सी एनिमॉन सीलेंट्रेटा में आता है, ठीक है। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्टोमेटा है, बिल्कुल सही है। पेट्रोमाइजोन बाह्य परजीवी है और साइक्लोस्टोमेटा में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। The regions inside the seminiferous tubule called interstitial space contain Leydig cells, ठीक है। The region inside the seminiferous tubule, क्या बोला जा रहा है, seminiferous tubule है, इस seminiferous tubule के अंदर वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है interstitial space। seminiferous tubule के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है interstitial space और वहां प्रेजेंट होती है Leydig cells। क्लियर है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। Leydig cells of testis synthesize and secrete testicular hormones called as androgens। Leydig cells जो होते हैं टेस्टिस के, बिल्कुल वो टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिन्हें एंड्रोजन कहा जाता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। क्लियर है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। Which of the following statement is not correct? क्या बताना है हमें, इसमें गलत वाला बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। Maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration is vital capacity। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है उसे जैव क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है ये, है ना, सही स्टेटमेंट है। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन मुख्यतः CO2 के आंशिक दाब से संबंधित है। नहीं जी, ये तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है, ठीक है। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। Every 100 ml of blood, deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। बिल्कुल सही, 100 ml of deoxygenated blood जो है वो alveoli को 4 ml CO2 देता है, ठीक है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन युक्त रक्त सामान्य कार्य की स्थिति में ऊतकों को लगभग 5 ml ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही, तो गलत फाइंड आउट करना था, गलत तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। कौन सा वाला गलत है बच्चों, हमारा बी वाला जो है ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमारा सही आंसर है। क्लियर है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 162 भी सॉल्व हो गया।
आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 163 पर। मैच द कॉलम है। ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन बंधेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। CO2 के साथ अगर बंधेगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। O3 क्या बनाएगा, ये मिथेनोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके साथ में बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। तो ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का ए, ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। ए का सेकंड है, यहाँ पर बी का थर्ड है, यहाँ सी का 1 बता दिया, तो ये वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए आते हैं अब हम 164 क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे ऑकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में किस ऑर्डर में ये सारी प्रोसेस होती हैं, तो अंतः श्वसन के दौरान घटित होने वाली सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या है, एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, ये तो सबसे आखिरी में आना चाहिए, तो सबसे आखिरी वाला हमने बता दिया। आखिरी में क्या आएगा इसमें, फर्स्ट वाला। एल्वियुलर वॉल्यूम इंक्रीजेस, अब एल्वियुलर वॉल्यूम जो है वो कहीं बीच में इंक्रीज होगी तब तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एल्वियुलर वॉल्यूम इंक्रीजेस छोड़ देते हैं। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, यस, सबसे पहले क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो माने हम बोल देते हैं यहाँ पर कि थर्ड जो है वो आ जाएगा सबसे पहले। अब थोरैसिक वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम अगर चेंज होगा यानी कि अगर बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हमने नेक्स्ट क्या बोल दिया, फोर्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एल्वुलाई का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एल्वुलाई का वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद में एल्वुलाई का प्रेशर डिक्रीज होगा और फाइनली एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। तो आप ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, 3, 4, 1, 5 और 3, 4, 2, 5 और 1। तो ऑप्शन है हमारा ये 3 वाला, यही पहले दिख रहा है, ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना था। 3, 4, 2, 5, 1, ऑप्शन क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। चलिए, Which of the following is responsible for ABO blood group? ABO रक्त समूह के लिए कौन उत्तरदायी होता है, हमें मालूम है ABO रक्त समूह के लिए क्या उत्तरदायी होता है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो ही उत्तरदायी होता है। अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, अगर आरबीसी के सरफेस पर बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, अगर आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों होंगे ब्लड ग्रुप ए भी बन जाएगा। देखें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, देखो ब्लड ग्रुप में क्लॉटिंग फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, स्कंदन कारकों की ब्लड ग्रुप में कोई आवश्यकता नहीं है। कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप बता रहे हैं तो हमें रक्त के आधान के दौरान की कोई जरूरत नहीं है अभी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस ए एंड बी ऑन दी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी पर नहीं, कहाँ चाहिए अपने को, आरबीसी पर चाहिए। डब्ल्यूबीसी की तो अपने को बात ही नहीं करना है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी पर सतह एंटीजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166, नोडल टिश्यू और मस्कुलेचर इन ह्यूमन हार्ट हैज, ठीक है। नोडल टिश्यूज क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, देखें मानव हृदय में नोडल उतक मांसपेशियां होती हैं। The ability to generate action potential due to any external stimuli, बाह्य उत्तेजना के कारण क्रियात्मक विभव उत्पन्न करने की क्षमता, बाह्य नहीं इंटरनल, यहाँ क्या आना चाहिए, इंटरनल। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज वाला पैराग्राफ याद कीजिए, उसमें हमने पढ़ा है कि कार्डियक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली बाय एसे नोड, पढ़ा है हमने। तो इंट्रिंसिकली मतलब क्या, इंटरनल। क्लियर है। तो जो यहाँ एक्सटर्नल लिखा हुआ है ना, यहाँ एक्सटर्नल की जरूरत ही नहीं थी, वो तो इंट्रिंसिकली ही अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेता है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो जो गलत हो जाएगा, ये है ना। 2 पैचेस, 1 इन एट्रियम एंड अदर इन वेंट्रिकल्स, 2 पैचेस नहीं होते, 4 पैचेस होते हैं, है ना। और जिसमें से 2 एट्रिया में होते हैं, फिर उसके बाद में 2 वेंट्रिकल्स में होते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है, मान लिया इसको हमने, ठीक है।
फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेसमेकर, नो, AV नोड इज नॉट कॉल्ड एज द पेसमेकर, SA नोड इज कॉल्ड एज द पेसमेकर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आया? हमारा सही ऑप्शन आ गया इसमें C। क्लियर है? ठीक है, चले करेक्ट मैचिंग अब हमको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, फिश में नंबर ऑफ चेम्बर्ड हार्ट 1 होते हैं, नहीं ये गलत है, नंबर ऑफ चेम्बर्ड हार्ट 2 होते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेशन गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है ये, ठीक है, तो ये जो है ये गलत हो गया हमारा। एम्फीबिया में नंबर ऑफ चेम्बर्ड हार्ट 3 है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन लंग्स से होता है, ठीक है, करेक्ट मान लिया, होल्ड पर रखते हैं, आगे की भी देख लें। रेप्टिलिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये पॉइंट गलत है, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी गलत है, तो ये हो गया हमारा गलत। बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजनेशन क्लोएका या स्किन से हो रहा है, नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन लंग्स के थ्रू होता है। तो हमारे पास में सही आंसर कौन सा आ गया? सही आंसर हो जाएगा बी। उभयचरों में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, अपूर्ण दोहरा संचरण है और फेफड़ों द्वारा रक्त का ऑक्सीकरण किया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 167 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 168, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें बताना है यहाँ पर कि गलत कौन सा है। इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। ठीक, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, ठीक है, पुनः अवशोषण न्यूनतम होता है, ये पॉइंट सही है, ठीक है, मिनिमम होता है। डाइल्यूजन ऑफ यूरिन इज डन बाय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन यूरिन का डाइल्यूजन करता है? नहीं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन तो क्या करता है? यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करवाता है, इसका सांद्रण करवाता है, गाढ़ा बनाता है, हाइपरटोनिक बनाता है यूरिन को। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत दिख रहा है हमको, है ना। एक बार और बाकी के हम 2 देख लेते हैं। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, बिल्कुल सही। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, बिल्कुल सही, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है पर आयंस के लिए परमिएबल है, ठीक है। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। पीसीटी सरल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर उपकला के द्वारा आस्तारित होता है जो पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है ये। तो गलत वाला हमारा कौन सा हो गया? गलत हो जाएगा हमारा बी, कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो क्या करवाता है? डाइल्यूशन नहीं, जबकि वो क्या करवाता है? कॉन्सेंट्रेशन करवा रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 169 पर आते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड एज यूरेमिया, बिल्कुल सही है, रक्त में यूरिया का जमाव यूरेमिया कहलाता है, ठीक है। Renal calculi is insoluble mass of crystallized salts that is oxalates formed within the kidney. Renal calculi crystallized salt जैसे oxalate और phosphates हो सकते हैं जो अघुलनशील मास जो किडनी में पाए जाते हैं, किडनी के अंदर बनते हैं, बिल्कुल सही है ये। Atrial natriuretic factor increases the blood pressure. एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता नहीं है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये क्या है? दिस इज अ वैसोडाइलेटर। क्या है ये? वैसोडाइलेटर है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमारा गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यूरिन में कीटोन बॉडी की उपस्थिति डायबिटीज मेलाइटस प्रदर्शित करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये वाला, और इनकरेक्ट जो है वो हमारे लिए करेक्ट है, ठीक है। 169 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना है हमको। अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। अमोनिया जल में सरलता से घुलनशील है और विसरण द्वारा उत्सर्जन होता है, इसका बिल्कुल सही, सरलता से घुलनशील होता है, इसलिए इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। अगर ये सरलता से घुलनशील नहीं होता तो बहुत सारे पानी की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। चलो, तो मान लिया हमने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू गिल सरफेस इन फिशेस, ठीक है, अमोनिया जो है वो मछलियों में गिल्स की सतह से उत्सर्जित होता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियम आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अमोनियम आयन के रूप में।
थ्रू गिल सरफेस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड आउट एज अमोनियम आयन। लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, गिल्स के सरफेस से अमोनिया का उत्सर्जन गिल की सतह से अमोनिया आयन के रूप में होता है। बिल्कुल सही। किडनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क का महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्क का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अमोनिया जब किडनी से बाहर आ ही नहीं रहा है तो फिर किडनी का क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा। अमोनिया कहाँ से बाहर आ रहा है? अमोनियम आयन के रूप में गिल्स की सतह से बाहर आता है। क्लियर? तो हमारा यहाँ पर नॉट ट्रू वाला जो है वो स्टेटमेंट कौन सा हो गया? डी। क्लियर? तो 170 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चले, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताइए। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज अ पैसिव प्रोसेस। कैसे पॉसिबल है? पेशीय संकुचन पैसिव प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं होती है। कैसी होती है? सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक्टिव होती है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है? एटीपी का जल अपघटन होता है। ठीक है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं अपन यहाँ पर। क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिस से एनर्जी बाहर रिलीज होगी, तो जहां एनर्जी बाहर रिलीज होती है वो प्रोसेस कैसी होगी? एक्टिव, है ना। मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन आर वॉलेंट्री इन नेचर। नहीं, इंटेस्टाइन की मसल्स, आंत की पेशियां ऐच्छिक नहीं होती। तुम अपने आप को ये कहते हो क्या कि अच्छा मैंने खाना खा लिया, अब मुझे पेरिस्टालसिस करवाना है, तो हम ब्रेन से पेरिस्टालसिस करवाएंगे क्या? नहीं, हमारी इच्छा से थोड़ी होता है कि नहीं। तो कैसी होंगी ये? अनैच्छिक होंगी। फेशिया इज द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फेशिया संयोजी ऊतक की एक स्तर होती है। मसल बंडल इज कॉल्ड एज द सार्कोमियर। मसल बंडल को सार्कोमियर नहीं बोलते हैं, इसको अपन फेशिया बोल सकते हैं, सॉरी इसको अपन फेसिक्यूलाई बोल सकते हैं। ठीक है, सार्कोमियर नहीं बोला जाता। सार्कोमियर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइंस। तो अब हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में एक तो हमारा ये हो गया, मतलब बी और डी जो है ये हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट वाले कौन से हो जाएंगे? हमारा ए वाला इनकरेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है और डी वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बी एंड डी। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ए, बी एंड डी, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 172, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डार्क बैंड्स आर कॉल्ड एज ए बैंड। करेक्ट पूछा अपने को, ठीक है, सही है। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड। हृदय पेशी रेखित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जेड लाइन बाइसेक्ट्स द आई बैंड। जेड लाइन जो है वो आई बैंड को दो भागों में बांटती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो तीनों हो गए, ए, बी एंड सी। तो ए, बी और सी ये तीनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 173 पर। On violent exercise such as fast running causes the muscular fatigue and cramps due to। तेज दौड़ने जैसी उग्र व्यायाम अवस्थाओं के उत्पन्न के बाद उत्पन्न पेशीय थकान और अकड़न किस कारण से होती है? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन से? नहीं। ठीक है, ये रीजन नहीं है। कैल्शियम ऑक्सिलेट के इकट्ठा होने से? बिल्कुल नहीं। टेंडन्स के शॉर्ट होने से, छोटे होने से? बिल्कुल नहीं। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से? लैक्टिक एसिड के जमा होने से? बिल्कुल सही। तो जो हमारी मसल्स थक जाती हैं, फटीगनेस आती है, वो किस वजह से आती है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 174, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन दी। ऑब्वियस सी बात है कि जो मध्य मस्तिष्क है वो किसके बीच में लोकेटेड होगा? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, है ना। पर फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट और हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? इट लोकेटेड बिटवीन दी थैलेमस एंड पॉन्स। किसके बीच में होता है? थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ये आ गया हमारा आंसर। अग्र मस्तिष्क के थैलेमस हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच में पाया जाता है हमारा मिड ब्रेन। क्लियर है? 174 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 175, थैलेमस इज रैप्ड बाय सेरिब्रम। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा भी है। थैलेमस जो है वो छोटा सा पार्ट होता है जो सेरिब्रम से पूरी तरीके से कवर्ड होता है। ठीक है, तो थैलेमस सेरिब्रम से लिपटा हुआ होता है। थैलेमस इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस जो है वो संवेदी और चालक संकेतों का मुख्य केंद्र होता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। पर क्या
इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए। क्लियर? तो पहले वाले स्टेटमेंट में तो हमको ये बता रहा है कि सेरिब्रम से लिपटा हुआ होता है थैलेमस, ठीक है, बाद में उसका फंक्शन बता रहा है, पर थैलेमस जो है वो सेरिब्रम से लिपटा हुआ क्यों है इसका रीजन थोड़ी बता रही है, ठीक है। वो तो सिर्फ क्या बता रहा है कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। ये फंक्शन करता है कि ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 176। When a neuron is in resting stage that is not conducting any impulse, the axonal membrane is. जब एक न्यूरॉन विश्राम अवस्था में है, उदाहरणार्थ कोई आवेग को संचालित नहीं कर रहा है, तो एक्सॉन की झिल्ली कैसी होती है? जब रेस्टिंग स्टेज में है तो एक्सॉन की झिल्ली बाहर की तरफ में पॉजिटिव, अंदर की तरफ में नेगेटिव, ठीक है। बाहर की तरफ में पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द सोडियम आयन, अंदर की तरफ में नेगेटिव बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। देखिए अब, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, ठीक है। तो हमने बोला पोटेशियम आयन के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक पारगम्य तथा सोडियम आयन के लिए लगभग अपारगम्य होती है। बिल्कुल सही। इसी की वजह से तो ये आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है ना। ये जो आयंस का अंतर है ये किस वजह से क्रिएट हुआ है? क्योंकि जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पर होती है तब पोटेशियम के लिए पूरी तरीके से परमिएबल है, पर सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल है। कैसी होती है? नियरली इम्परमिएबल। और नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए तो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़े। वैसे तो हमारा सही आंसर ए ही है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू दी पोटेशियम आयंस, ठीक है, गलत है ये। इक्वली परमिएबल होती है? नहीं। इम्परमिएबल होती है? दोनों के लिए बिल्कुल नहीं। क्लियर है? चलिए तो अब आते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 177। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस। बिल्कुल सही, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह बीमारी होती है। इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। क्लियर है? ठीक है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से हमें क्या हो रही है? डायबिटीज मेलाइटस। और इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो क्या यहाँ पर असर्शन जो है वो रीजन के साथ में करेक्ट मैच हो रहा है? असर्शन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी की वजह से हमें डायबिटीज मेलाइटस होती है, और रीजन ये बता रहा है कि क्योंकि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है तो इसीलिए इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो मधुमेह बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना। असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, चले असर्शन रीजन अगेन। द इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, हम जानते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। वृद्ध व्यक्तियों में थाइमस का क्षरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन कम हो जाता है। बिल्कुल सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही है। क्योंकि अगर हम थाइमस का ग्राफ देखते हैं तो इस तरीके का थाइमस का ग्रोथ का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया थाइमस की ग्रोथ का ग्राफ, जहां पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? एज, और यहाँ पर हमने ले लिया है थाइमस ग्लैंड का डेवलपमेंट। ठीक है, तो कम एज अगर होगी थाइमस ग्लैंड ज्यादा डेवलप्ड होगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी थाइमस ग्लैंड का डीनेचुरेशन होता जाएगा, सॉरी थाइमस ग्लैंड का डीजेनरेशन होता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। क्लियर? चलिए 179 अगेन मैच द कॉलम बताना है हमको। इसमें 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये कौन मेंटेन करके रखता है? स्क्रोटम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो हमने बता दिया वृषण कोश। तो हमारा फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो गया। फिर 1 2 3 क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है।
तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, 4th हो गया। फिर 10 to 12 हमारे पास में क्या है, 10 to 12 होते हैं हमारे पास में, 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ किसकी होती है, फेलोपियन ट्यूब की, तो ये हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। 15 to 20 क्या है, मेमोरी लोब्स है, तो डी वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर 200 to 300 मिलियन यहाँ पर क्या होते हैं, सीमेन में स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, तो ई वाले का हो जाएगा यहाँ पर 1। क्या बन गया है बच्चों यहाँ पर 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर बता दे 5 4 3 2 और 1, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन 179 का ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन मैच द कॉलम, 60,000 to 80,000 क्या बन जाते हैं, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो प्यूबर्टी की एज तक बचे रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। 28 डेज के लिए क्या होता है, 28 डेज के लिए होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 50 इयर्स में क्या होता है, 50 इयर्स में आता है मेनोपॉज। 8 to 16 सेल्स की क्या होती है, 8 to 16 सेल्स की होती है मोरुला। फर्स्ट मंथ में क्या बन जाता है, हार्ट बन जाता है। अगेन क्या बना अपना 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा बना, बी, ठीक है। अरे मैडम कैसा क्वेश्चन है ये, सेम ऑप्शन जैसे दिख रहे हैं ये तो, है ना। फाइंड द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग बतानी है अब अपने को इसमें। फर्स्ट मंथ में क्या बन जाता है, फर्स्ट मंथ में बन जाएगा हमारा हृदय, ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड मंथ के एंड तक क्या हो जाता है, मेजर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स का प्रमुख अंग तंत्र बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ पर सबसे पहला मूवमेंट जो है वो मदर को फील होता है, गर्भ की गतिशीलता होने लगती है। और सिक्स्थ मंथ में आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया अपना 5 4 3 2 और 1, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 पर चलते हैं हम। क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस कौन सी मेथड है, याद कीजिए क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है, तो ये हमने बता दिया क्वाइटस इंटरप्टस इज दी नेचुरल मेथड। चलिए तो अब अपन देखते हैं ए का हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है LNG-20 जो है, LNG-20 जो है वो क्या होगी इसमें, LNG-20 इज IUD है ये, तो बी वाले का बन जाएगा हमारा सेकेंड। डायफ्राम जो है क्या है, बैरियर मेथड है, तो सी वाले का बन जाएगा हमारा थर्ड। मल्टीलोड 375 क्या है, ये भी एक प्रकार की IUD है, तो डी वाले का क्या बन जाएगा हमारा अगेन सेकेंड। सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो ई वाले का बन गया फिफ्थ। निरोध क्या होता है, निरोध इज अ बैरियर मेथड, कॉन्डम्स को कहा जाता है, तो एफ वाले का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। स्टेरिलाइजेशन जो है ये क्या है, सर्जिकल मेथड होती है, ठीक है, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी आती है इसमें, तो जी वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। वेसेक्टोमी क्या है, अगेन सर्जिकल मेथड है, तो एच वाले का भी क्या हो जाएगा फोर्थ। कॉपर टी जो है वो ये क्या है, IUD है, तो हम यहाँ बता देंगे आई वाला जो है इसका भी क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्लियर है, ठीक। तो अब हमने बता दिया कि ए का हो गया है सेकंड, फिर उसके बाद में ये सेकंड और ये सेकंड, ठीक है। सेकंड किस किस का है, बी का है, डी का है और आई का है, ठीक है। फिर थर्ड किस किस का है, थर्ड है हमारा सी का और एफ का। फिर उसके बाद में आ जाएगा जी का और एच का क्या है हमारा फोर्थ है। अब देखिए जरा बच्चों, फर्स्ट का ए है, ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो किस किस का बन रहा है, बी डी और आई का, बी डी और आई, ये हो गया हमारा बी डी और आई, आंसर आ गया हमारा। फिर हमने बोला थर्ड किस किस का है, सी और एफ का, यहाँ पर बता रहा है थर्ड सी और एफ का है। फोर्थ किस किस का है, जी और एच का, ये बता दिया फोर्थ जी और एच का है। और ई जो है वो किसका है, फिफ्थ का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है, ठीक, सॉल्व हो गया। कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था पर इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। Which of the following contraceptive method is almost no side effect? किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, माला डी जो है, ठीक है, माला डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, साइड इफेक्ट होगा। IUD जो है ये भी एक प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसे बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, इसका भी साइड इफेक्ट होगा। सर्वाइकल कैप जो है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, तो बाहर से लिया हुआ एक बैरियर है, साइड इफेक्ट तो होगा ही। क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस जो है ये है एक प्रकार की नेचुरल मेथड। देखो इससे बर्थ कंट्रोल
कितने प्रतिशत होगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर इसका कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। क्लियर है? तो क्वाइटस इंटरप्टस एक ऐसी मेथड है जिसका किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 184 पर। ठीक है, द पिल, पिल क्या होती है? पिल्स प्रिवेंट दी ओव्यूलेशन। ठीक है, तो हमने बता दिया कि पिल्स जो है ओव्यूलेशन को रोकती हैं। कॉन्डम क्या है? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, नो। सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म, प्रिवेंट्स स्पर्म रीचिंग टू द सर्विक्स। ठीक है, कॉन्डम का हो जाएगा यहाँ पर ए, शुक्राणु को सर्विक्स तक पहुंचने से रोकता है, तो मतलब बी का हो जाएगा ए। चारों में दिया हुआ है हमें बी का ए। वेसेक्टोमी जो है क्या है? वेसेक्टोमी, सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म। ठीक है, तो सी का हो जाएगा इसमें फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ है, सी का फोर्थ यहाँ पर है। कॉपर टी जो है ये क्या है? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, तो डी का यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड, डी का सेकेंड यहाँ पर है, डी का सेकेंड। हाँ, हम तो ये वाला ऑप्शन देख रहे थे, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। ठीक, तो पिल्स जो है वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करती है, कॉन्डम शुक्राणुओं को सर्विक्स तक पहुंचने से रोकता है, वेसेक्टोमी जो है वो सर्जिकल मेथड होती है, वेसेक्टोमी जो है वो सर्जिकल मेथड है जिसमें स्पर्म रहित सीमेन आएगा, और कॉपर टी जो है वो इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती है। क्लियर है? तो ऑप्शन हो गया हमारा इसमें बी। क्लियर? 185, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इजीली इफेक्टिव होना चाहिए, आसानी से इफेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही, रिवर्सिबल होना चाहिए नहीं या कम साइड इफेक्ट के साथ में। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी हमारी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, 186 की तरफ में चलते हैं। Which of the following set in man includes vestigial organs? अब मनुष्य में कौन से अवशेषी अंग है ये हमें बताना है। कॉसिक्स जो है ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ठीक है, कॉक्सीजियल बोन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, कृमि रूप परिशेषिका, ईयर पिन्ना मसल्स तथा कर्ण पल्लव पेशियां। तो कर्ण पल्लव पेशियां मतलब ये, तो ये तीनों ऑर्गन्स जो है वो हमें अवशेषी अंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो हमने मान लिया कि हमारा ऑप्शन जो है वो हो सकता है ए, पर अभी दूसरा भी देख लेते हैं हम। बॉडी हेयर, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका तो बहुत महत्व है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एटलस वर्टिब्रा, नहीं ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है एटलस वर्टिब्रा। कॉसिक्स हो सकता है, विजडम टूथ हो सकता है, पर पटेला नहीं हो सकता। बॉडी हेयर नहीं होगा, कॉक्लिया नहीं होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो सकता है। टंग, टंग कैसे, वेस्टिजियल कैसे हो सकता है, बोलते ही कैसे हम, है ना। ठीक है, चलिए, तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाती, टंग वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता तो 186 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 186 का आंसर हो जाएगा ए। चले क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डेवलप सस्पिशियंस इन लेमार्किज्म? निम्न में से कौन लेमार्कवाद के विषय में संशय उत्पन्न करता है? अब देखो, लेमार्किज्म में उन्होंने किस चीज की बात करी थी? लेमार्किज्म में उन्होंने एक तो पॉइंट दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई थी हमको? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने हमको? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। तो अब ये दो पॉइंट्स उन्होंने हमको बताए थे कि जिस अंग को हम ज्यादा उपयोग करेंगे उस अंग का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज उन्होंने हमें बताई थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब जो लक्षण हम हमारे जीवन काल में अर्जित करते हैं वे सभी के सभी लक्षण अगली वाली जनरेशन में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो अब यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को अगर देखा जाए तो हम हमारी आंखों का कितना उपयोग करते हैं, तो क्या आंखों की दृष्टि बढ़ जाती है? नहीं, कम होती है वो तो ना। ज्यादा उपयोग करोगे तो हमारी आंखें जो है वो धीरे धीरे से हमारी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब ये तो गलत था। कुछ जगहों पर सही होता है पर हर एक जगह पर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो है वो फिट नहीं बैठता है बच्चों। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो लक्षण हम हमारे जीवन काल में अर्जित करते हैं वे सभी लक्षण उसी तरीके से हमारी अगली वाली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं।
क्या ऐसा पॉसिबल है? अब अगर ऐसा होता तो आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो बच्चे होंगे उनको नीट का सिलेबस 50% तो आता ही होगा, है कि नहीं? वो जैसा महाभारत में हुआ था, क्लियर है? पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है बिल्कुल भी। हम जो कैरेक्टर्स हमारे जीवन काल में अर्जित करते हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंचते। अगर ऐसा होता तो लड़कियों में जो जीवन भर ये एक प्रकार का एक्वायर्ड कैरेक्टर है कि हम कान जो है ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, नोज पियर्सिंग करवाते हैं, तो ये तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट वाली जनरेशन में जाना चाहिए था, पर क्या ऐसा है? नहीं है। हम साइकिल चलाना सीखते हैं पर जो अगली जनरेशन वाला बच्चा आता है उसको हम फिर से साइकिल चलाना सिखाते हैं, हम उसको फिर से एबीसीडी पढ़ना सिखाते हैं, तो ये चीज जो है ये गलत प्रूव हुई लेमार्क की, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ह्यूमन फीमेल्स आर नॉट बोर्न विद बॉर्ड ईयर पिन नाउ ऑल्दो दे हैव बीन बॉर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यद्यपि स्त्रियों में हजारों वर्ष से कान बीधे जा रहे हैं किंतु फिर भी कान बीधी लड़कियों का जन्म नहीं हुआ। तो ये लेमार्क का क्या हो जाएगा, एक सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। कैरेक्टर एक्वायर तो हुआ पर क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में गया? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? ठीक है। जिराफ की लंबी गर्दन, ये तो एग्जाम्पल ही देते हैं लेमार्क। हिरण ने अपने शत्रुओं से बचने के लिए तेज दौड़ना चालू किया, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर तो बच्चों देखो आ गया ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ में बढ़ते हैं। What would happen if vasa differentia of man are cut? वास डिफरेंस को कट कर देंगे तो क्या होगा? वास डिफरेंस को अगर हम कट कर देंगे तो सेमेन में स्पर्म्स जो है वो धीरे धीरे से खत्म हो जाएंगे, है ना। स्पर्म्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, गलत है। शुक्राणु अकेंद्रित होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म, ये वाला ऑप्शन सही है। वीर्य शुक्राणु रहित होगा। स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल, शुक्राणु गतिहीन होंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है? ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ में। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या होगी? मसल की एनाटॉमिकल यूनिट होती है मसल फाइबर। क्या होते हैं मसल की एनाटॉमिकल यूनिट? मसल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। Which one of the following categories of animal is correctly described with no single exception in it? निम्न में से जंतुओं की किस श्रेणी का सही वर्णन किया गया है जिसमें एक भी अपवाद नहीं है? इन कॉन्ड्रिक्थिस नोटोकॉर्डिस परसिस्टेड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, इसको हम रखते हैं होल्ड पर। ऑल द मैमल्स आर विविपैरस एंड पजेस डायफ्राम फॉर द ब्रीदिंग, ठीक है, पर सारे मैमल्स विविपैरस नहीं होते। कुछ मैमल्स जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये कैसा होता है? ओविपैरस होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। ऑल स्पॉन्जेस आर मेराइन, नहीं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होते हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ा है हमने इसका, है ना। ऑल रेप्टाइल पोजेसेस स्केल, हैव द 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, सारे रेप्टाइल्स में शल्क हो सकते हैं, हृदय 3 कक्षीय नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म है क्रोकोडाइल, दूसरा ऑर्गेनिज्म है एलिगेटर। इन ऑर्गेनिजम्स में हार्ट कैसा है? इन ऑर्गेनिजम्स में हार्ट है 4 चेम्बर्ड, कैसा है? 4 चेम्बर्ड। क्लियर? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें ए, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेड थ्रू आउट दी लाइफ। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर। Which of the following substances are reabsorbed actively in nephron? कौन से सब्सटेंस है जो नेफ्रॉन में एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं? तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में हमको मालूम है कि ग्लूकोज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और साथ साथ में सोडियम आयन। तो ग्लूकोज अमोनिया ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज और सोडियम, बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 192। Even when there is no air in it, human trachea does not collapse due to the presence of। इनमें इसमें वायु न होने पर भी मानव श्वास नली किसकी उपस्थिति के कारण पिचकती नहीं है? कार्टिलेजिनस रिंग की वजह के कारण वो पिचकती नहीं है। कार्टिलेजिनस रिंग्स का शेप कैसा होता है? सी शेप, ठीक है। बनी किसकी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की। क्लियर? तो ऑप्शन आ गया हमारा इसमें डी। चलिए, व्हाट इज करेक्ट अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम? संयुक्त उपकला के बारे में क्या सही है?
बीइंग अ मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही है, ये बहुस्तरित होती है जिसकी वजह से स्त्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। तो इसकी मेन भूमिका, मुख्य भूमिका क्या है? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बिल्कुल सही, मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना होता है। इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बिल्कुल सही, त्वचा की शुष्क सतह तथा मुख गुहा व ग्रसनी की नम सतह को ढकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है? ठीक, चले 194। The pH of vagina is acidic due to the presence of lactic acid which prevent microbial growth. It is the example of। अब वेजाइना का pH जो है वो एसिडिक है, मतलब वहां पर एसिड आ रहा है। एसिड क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड है। तो फ्लूइड जो है वो कौन से बैरियर को शो करता है? फ्लूइड फंक्शन शो करेगा, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 195 पर चलते हैं। Which of the following features distinguish mammals from other vertebrates? निम्न में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों को अन्य कशेरुकियों से अलग करती है? हेयरी स्किन एंड ओविपैरिटी, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हेयरी स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये हो सकता है। हेयर सिर्फ मैमल्स की स्किन पर होता है और मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो भी सिर्फ मैमल्स में होते हैं। मेमोरी ग्लैंड एंड टीथ नहीं। डेंटिशन जो है वो हमारा थीकोडोंट है, पर साथ साथ में क्रोकोडाइल्स का डेंटिशन भी कैसा है? थीकोडोंट है। पिन्ना एंड टीथ नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोम युक्त त्वचा और मेमोरी ग्लैंड्स। क्लियर? 196। माइलिनोजेनेसिस, माइलिन फॉर्मेशन प्रोसेस ऑकर इन सीएनएस। सीएनएस में माइलिन शीट का फॉर्मेशन, माइलिन आच्छाद के बनने की क्रिया किसके द्वारा होती है? सॉरी, यहाँ ये गलत लगा दिया मैंने। ये होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा होगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। क्लियर है? ठीक, फिर 197। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीड्स टू। यदि वृद्धिकारी हार्मोन के अति स्रावन से शरीर में असामान्य वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है? जाइगेंटिज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है? जाइगेंटिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है अतिकायता। क्या बोला जाता है? जाइगेंटिज्म, या फिर इसे कहा जाता है अतिकायता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 198। The adrenal cortex hormone which are involved in carbohydrate metabolism are called। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा वाला हार्मोन जो है वो रोल प्ले करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नाम में है ग्लूको, तो ये रोल जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? बाय दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 199। Which disorder occur in child due to hypersecretion of growth hormone? ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिसीज होती है? अतिवृद्धि, जिसे कहा जाता है अतिकायता। क्लियर है? ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 200। One of the biggest land reptiles were dinosaurs out of which dash was 20 feet in height। किसके बारे में बात हो रही है? टायरेनोसोरस रेक्स के बारे में बात हो रही है। धरती के बड़े सरीसृप में से एक डायनासोर था जिसकी 20 फीट हाइट थी, बड़े डरावने खंजर जैसे दांत थे, डैगर लाइक टीथ थे। उसका नाम क्या है? टायरेनोसोरस रेक्स। क्लियर है? तो बच्चों, हम लोगों ने जूलॉजी का पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिली होगी। अब आप लोग करते रहिएगा नेक्स्ट वाले टेस्ट की तैयारी। गुड लक।